हेलो एवरीवन। थोड़े लंबे ब्रेक के बाद फाइनली आज हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। दो कंपनीज को आज हम कवर करेंगे, बजाज स्टाइल एंड वी टू रिटेल। दोनों वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री से आती है। बजाज स्टाइल का Q4 का रिजल्ट हमने कवर नहीं किया था, तो इनका कॉन कॉल के साथ में कंपनी का रिजल्ट और आगे का आउटलुक समझेंगे। वी टू रिटेल का हमने रिजल्ट सेम डे डिस्कस किया था जिस दिन कंपनी का रिजल्ट आया था। आउटस्टैंडिंग नंबर्स थे कंपनी के, जैसा गाइडेंस था उससे बहुत बेटर इन्होंने एग्जीक्यूट किया। बट अब हमको देखना है कि FY26 के लिए मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री है, कैसा गाइडेंस है एंड ओवरऑल कैसा आउटलुक अपॉर्चुनिटी लगता है दोनों कंपनीज का। तो बजाज स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। बजाज स्टाइल का बिजनेस मॉडल हमको मालूम है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। कंपनी का मॉडल तो सेम है, वैल्यू फैशन रिटेल का, लेकिन इनका जो मॉडल है उसमें आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगी इन कंपैरिजन टू वी टू रिटेल या फिर वी मार्ट के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे। रीज़न उसका ये है कि ये क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन फॉलो करते हैं। इनका दो स्टेट जो है, कोलकाता और आपका आसाम, बंगाल और आसाम, इन दोनों स्टेट में ऑलमोस्ट 50% कंपनी का स्टोर है। 100 से ज़्यादा स्टोर इन दोनों स्टेट्स के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर आई थिंक इनका 214 के आसपास है। तो 50% क्योंकि आपका सिर्फ दो स्टेट से आता है, वो भी ईस्टर्न रीजन के, तो लोकल फेस्टिवल्स जिस क्वार्टर में फॉल करते हैं उस क्वार्टर में इस कंपनी का आपको रेवेन्यू दिखेगा काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो गया है। और जिस क्वार्टर में आपको दिखेगा फेस्टिवल जो है वो शिफ्ट हो गया है, उस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक दिखेगा। हमने Q2 में देखा था, आई थिंक इन्होंने V2 को रिटेल को भी बीट किया था Q2 में, तो लेकिन Q3 में बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया। Q4 में भी नंबर्स अभी अच्छे आए हैं। रीज़न उसका वही है कि जो बड़ा फेस्टिवल होता है ईस्टर्न, वहाँ पे कोलकाता और आसाम में, त्रिपुरा में आपका ईद का जो फेस्टिवल है, जो Q1 में हुआ था लास्ट ईयर, इस बार Q4 में हुआ है, तो उसकी वजह से कंपनी के नंबर्स वगैरह अच्छे आए हैं। इनका मेन प्रॉब्लम प्रॉफिटेबिलिटी का है। इन्होंने Q2 में बोला था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा आगे जाके, लेकिन वैसा दिखा नहीं है। Q3 में भी नहीं दिखा है, Q4 में भी आपको नहीं दिखा है। तो अगर आप इनके नंबर्स देखोगे, सेल्स ग्रोथ कंपनी का फोर्थ क्वार्टर में 55% का आया है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। हालांकि वी टू रिटेल से अभी भी कम है, लेकिन फिर भी अच्छा ग्रोथ है। लेकिन मार्जिन्स, इबिटा मार्जिन्स और कंपनी के प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ा है। कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो अभी भी लॉस में है। लास्ट ईयर भी लॉस में था, इस बार भी लॉस में है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कॉन कॉल में कि हमारे नंबर्स को अगर आप प्री इंड एस के बेसिस पे देखोगे तो थोड़ा सा बेटर पिक्चर आपको दिखेगा। अब ये प्री इंड एस पोस्ट इंड एस का क्या फैक्टर है? सो बेसिकली रिटेल बिजनेस के अंदर या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे लीज लाइबिलिटी, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी को लीज के ऊपर ले रहे हो, जैसे रिटेल ज्वेलरी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सेम ऐसा फैक्टर आता है। तो इन मॉडल्स के अंदर अगर आप जो कंपनी जो प्रॉपर्टी लेती है लीज के ऊपर, उसमें एक आपका एक एसेट के अंदर एक लाइन आइटम क्रिएट हो जाता है, राइट ऑफ यूज एसेट। अगर आप इनका बैलेंस शीट देखोगे तो एक इनका एसेट का लाइन आइटम होता है। सेम लाइबिलिटी में एक आपका लाइन आइटम ऐड हो जाता है, लीज लाइबिलिटी। अब ये जो एसेट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। और जो आपका लीज लाइबिलिटी है वो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड हो जाता है। एक्चुअली में वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग चेंज की वजह से, इंड एस अकाउंटिंग की वजह से आपको उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट में उसको ऐड करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको दिखेगा इन कंपनीज का जो इबिट्टा मार्जिन है वो बहुत अच्छा है, 13, 14, 15% का इबिट्टा मार्जिन है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप प्री इंड एस बेसिस पे देखोगे इनके इबिट्टा मार्जिन, तो वो सिंगल डिजिट में है, हाई सिंगल डिजिट 7, 8, 9% के हैं। क्योंकि आपका जो मेन एक्सपेंस है, रेंट का जो एक्सपेंस है, वो इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड हो गया है, वो डेप्रिसिएशन में ऐड हो गया है, तो वो आपको इबिट्टा के जो नीचे का जो लाइन आइटम है उसको इंपैक्ट करता है। तो कंपनीज के पीबीटी के ऊपर, पैट के ऊपर इंपैक्ट दिखता है। इसीलिए बजाज स्टाइल ने बोला है कि अगर आप प्री इंड एस बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल्स को देखोगे तो वो थोड़ा सा बेटर पिक्चर आपको देगा। अब इस कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन अगर हम देखें तो कंपनी ने टोटल 52 स्टोर्स ओपन करे हैं FY25 में। इनका गाइडेंस था 30-35 का, तो गाइडेंस से काफ़ी अच्छा स्टोर एक्सपेंशन हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं? 214। तो 52 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं, यानी ऑलमोस्ट 38-40% का स्टोर एक्सपेंशन रहा है कंपनी का FY25 के अंदर। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है इन्होंने कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्रॉस किया है FY25 के अंदर, फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में। और रेवेन्यू ग्रोथ पूरे साल में 38% आया है। अगेन यहाँ पे भी इन्होंने अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है, बिकॉज पहले इनका रेवेन्यू गाइडेंस था 25%, जिसको लास्ट क्वार्टर में इन्होंने इंक्रीज करके किया 30%, लेकिन एक्चुअली में उससे भी बेटर परफॉर्म किया, 38% का ग्रोथ। SSG इस कंपनी का 13% आया, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 13% का अच्छा ग्रोथ है SSG के अंदर। देन मैनेजमेंट कह रहा है 3-4 मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं, ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। एक तो जो हमारे ईस्टर्न इंडिया के ऊपर जो हमने कोर फोकस डेवलप किया हुआ है, तो जो अंडर पेनेट्रेशन है वो ईस्टर्न इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा है, और इसकी वजह से ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो एक चीज़ हमको हेल्प कर रहा है।
दूसरा, प्रोडक्ट ऑफरिंग हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरी फैमिली हमारे स्टोर के अंदर आ सकती है और एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस उनको मिलता है। तीसरा, क्लस्टर बेस अप्रोच जो है हमारा, कि एक स्टेट के अंदर हम एंटर करेंगे, वहाँ पे कुछ कुछ सिटीज़ में मल्टीपल स्टोर्स ओपन करते जाएंगे, उसके बाद हम दूसरे स्टेट के अंदर फोकस करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रांड जल्दी बनता है। आप अगर कोलकाता में एंटर कर रहे हो, फिर आप दिल्ली में आ रहे हो, फिर आप मुंबई में जा रहे हो, तो आई मीन आपका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, आपके रेवेन्यू में स्टेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन ब्रांड इतनी जल्दी नहीं बनेगा। तो इन्होंने क्लस्टर बेस एक्सपेंशन रखा है, जिसकी वजह से ब्रांड डेवलपमेंट जल्दी होता है, इसकी वजह से ग्रोथ अच्छा आ रहा है। और फोर्थ, इनका जो प्राइवेट लेबल है, यानी जो इन हाउस ब्रांड्स है कंपनी के, उनका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। आज के टाइम पे 45% जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, वो इनका इन हाउस ब्रांड से आता है। इनके इन हाउस ब्रांड्स जो हैं वो लास्ट 3 ईयर्स में 64% के कैगर से ग्रो किए हैं, तो उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। और इनमें एक इनका ब्रांड है स्क्वायर या स्क्वायर अप करके, एक इनका ब्रांड है जिसका एनुअल रेवेन्यू 200 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और बाकी 2 ब्रांड्स हैं जो 100 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो मतलब इन हाउस ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, ब्रांड वैल्यू बन रही है कंपनी की, जिससे ये ग्रो ड्राइव हो रहा है। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वी मार्ट का जो कॉन कॉल था Q4 का, उसमें मैंने उसको उनकी मैनेजमेंट की तरफ से उसको सुना था। सो वी मार्ट की मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो आप ग्रोथ देख रहे हो वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर की, ट्रेंड भी ग्रो कर रहा है, V2 रिटेल भी ग्रो कर रहा है, वी मार्ट भी ग्रो कर रहा है, बाजार स्टाइल भी ग्रो कर रहा है, सबका आगे का गाइडेंस भी अच्छा है। तो जो सबसे मेन की ड्राइवर है इस पूरे ग्रोथ का, डिमांड का, वो है आपका अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है। ये रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर तो हम देख ही रहे हैं, लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर काफ़ी फास्ट पेस पे हुआ है, लेकिन एक इस इंडस्ट्री के अंदर भी ये बहुत सुपर फास्ट पेस पे हो रहा है, जिस पे ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है मार्केट में। उनका कहना है कि अगर आप ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर देखोगे लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, तो ये डबल हो गया है, 15% से 30-35% हो गया है, और कुछ एरियाज़ में ये मार्केट शेयर 40% भी जा रहा है। बिकॉज हो क्या रहा है कि जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ जो हैं, जो यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जैसे बिजनेस मॉडल की जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उनके सबके हाथ में आज के टाइम पे स्मार्टफोन है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। और जो हमारा टारगेट कस्टमर है, यूथ, मतलब 25 ईयर्स या उससे नीचे के जो एज ब्रैकेट है, उन सबके पास में वो स्मार्टफोन की वजह से उनको आज के टाइम पे ये अवेयरनेस है कि फ़ैशन कितना जल्दी चेंज हो रहा है, कौन सा फ़ैशन आ रहा है, कितना ट्रेंडी है। तो जो शॉपिंग एक्सपीरियंस का जो एस्पिरेशन होता है वो डेवलप हो रहा है उन सारे पॉपुलेशन के बीच में। एंड जो ट्रेडिशनली वो विजिट करते थे अपने जो पुराने जो उनका एक शॉप होता है, उस वहाँ पे जो जाके फैमिली विजिट करती थी अपने लोकल मार्केट के अंदर, वो वाला एक्सपीरियंस आज के टाइम पे नहीं चाहिए। सबको एक्सपीरियंस चाहिए कि एक आराम से एक एसी एनवायरनमेंट के अंदर हमको शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए, जहाँ पे आपको एक्सचेंज का फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो छोटा छोटा आपको फैसिलिटी होता है वो सब मिलना चाहिए। एंड वो कंसिस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस स्टोर्स, जो कि आपको अनऑर्गेनाइज जो शॉप वाला है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक्चुअली डिमांड को ड्राइव कर रही हैं। एंड उन्होंने तो आई थिंक एक डेटा भी शेयर किया था कि 20-25% जो उनके कस्टमर्स हैं वो यूथ हैं, बिलो 25 ईयर्स एज, और वो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये मेन फैक्टर है जो इनकी ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। एंड इसीलिए ये सारी कंपनीज का अगर आप गाइडेंस देखोगे तो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए ये सब बुलिश हैं अपनी ग्रोथ को लेकर के। देन वही इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमारे नंबर्स को प्री इंड बेसिस पे देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर पिक्चर दिखेगा हमारे फाइनेंशियल्स का, क्योंकि इनका पीबीटी प्री इंडेस बेसिस पे 33% पे ग्रो किया है। पैट को भी अगर आप एक्सेप्शनल लॉस एक हुआ है इनका एक फायर इंसिडेंट हुआ था एक स्टोर के अंदर, जिसकी वजह से 47 करोड़ का इनको प्रोविजनिंग भी करना पड़ा है। हालांकि वो कैश आउटफ्लो नहीं है, मतलब कैश लॉस नहीं है कंपनी का, बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा इनको, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो एक छोटा सा हिट उस पर भी लेना पड़ा है कंपनी को। तो उसको एडजस्ट करके अगर आप देखोगे तो 35% के आसपास का पैट ग्रोथ भी है कंपनी का प्री इंडेस के बेसिस पे। ऑपरेटिंग लेवरेज प्री इंडेस पे भी नहीं मिला है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ है 38%, पैट ग्रोथ है 35%, क्योंकि इन्होंने अपने हेड ऑफिस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका एडवांटेज कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। देन इसके बाद FY26 के लिए कैसा गाइडेंस वगैरह है कंपनी का। सो 40 से 50 स्टोर्स नए ओपन करने का इनका प्लान है इन FY26। अभी कितने स्टोर्स हैं? 214। तो अगर कंपनी 40 स्टोर्स और ओपन करती है तो कितना एक्सपेंशन रेट हो गया? अराउंड 20% के आसपास। और अगर 50 स्टोर्स ओपन करती है तो लगभग आपका 22-23% का स्टोर एक्सपेंशन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है कि गाइडेंस इन्होंने घटा दिया है काफ़ी ज़्यादा। पिछले इस साल FY25 में जो स्टोर एक्सपेंशन था वो ऑलमोस्ट 40% था, FY26 में स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस है 20%, तो गाइडेंस आपने घटाया यहाँ पे।
दूसरा एसएसजी का जो गाइडेंस है वो भी कम हुआ है, 7 से 8% का गाइडेंस है कंपनी का, अभी इस साल इन्होंने 13% किया है। और रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी घटा दिया कंपनी ने, इस साल 38% का ग्रोथ है, कंपनी अगले साल के लिए 20 से 25% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है। देन ई कॉमर्स पे काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो उस पर क्या स्ट्रैटेजी है इस कंपनी का। हालांकि बजाज स्टाइल, V2 रिटेल, इन्होंने बहुत पहले से इस चीज़ को क्लियर किया है कि ई कॉमर्स जो है वो एक तरीके से हमारा ओमनी चैनल प्रेजेंस बिल्ड करने का एक स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है एंड उसको उसके अकॉर्डिंग कोई साइज़ अवेलेबल नहीं है या कोई डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है, तो ओमनी चैनल प्रेजेंस के थ्रू हम ये मेक श्योर करते हैं कि उस एरिया के आसपास जो भी हमारा स्टोर है, अगर वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है सेम साइज़ या उस डिज़ाइन का, तो उस कस्टमर के ऑफिस या रेजिडेंशियल एड्रेस पे उसको हम डिलीवर करते हैं। तो ये एक हमारा ई कॉमर्स या ओमनी चैनल वाला प्रेजेंस है। दूसरा, इन्होंने क्विक कॉमर्स पे भी अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ किया है, लाइक जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इन सब के ऊपर। लेकिन सिर्फ जो इनके प्राइवेट लेबल यानी जो इन हाउस ब्रांड्स हैं उन्हीं को कंपनी अभी वहाँ पे सेल कर रही है। और इनका कहना है कि ये एक हमारे लिए चैनल है, एक छोटा सा चैनल है जो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में मैक्सिमम 2 से 3% का कंट्रीब्यूट करेगा हमारे टोटल रेवेन्यू में। तो रिस्पांस अच्छा है, लेकिन मेन जो मॉडल है हमारा वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री का, वो फिजिकल मॉडल ही रहने वाला है। क्योंकि वो जो ऑडियंस है, वो जो आपका 25 ईयर्स बिलो जो एज है, जो यूथ है, वो आपका कस्टमर जो आ रहा है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर से आपके पास आ रहा है, वो आपका ऑनलाइन से आपके पास नहीं आ रहा। तो ऑनलाइन पे जाने का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन मॉडल रहने वाला है वो फिजिकल मॉडल ही रहने वाला है। देन इनका एक जीएसटी का भी एक क्लेम आया है। जीएसटी से इनको अराउंड 10-11 करोड़ के आसपास का ऑर्डर आया है। सो कंपनी कह रही है कि ये मार्च 2019 से मई 2019 के पीरियड के बीच का एक ऑर्डर आया है उनकी तरफ से, और जिस सेक्शन में उन्होंने हमको वो ऑर्डर भेजा है वो सेक्शन हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए हमने पिटीशन वगैरह फाइल कर दिया है एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि कुछ इसमें फाइनेंशियली लॉस हमको होने नहीं वाला। इंश्योरेंस क्लेम में काफ़ी डिले हो रहा है इस कंपनी का। इन्होंने लास्ट 1-2 क्वार्टर से बोला था कि बहुत जल्दी अप्रूवल हो जाएगा, बट अभी तक हुआ नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि इंडिया में जनरली जो हमको हमारे कंसल्टेंट और एडवाइजर्स की तरफ से एडवाइस किया गया है कि एक बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम होने में लगभग 12 से 18 मंथ्स का टाइम लगता है। हमारा ये इंसिडेंट मई में हुआ था, तो अभी 1 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये वाला इशू हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। देन इन्वेंट्री पर स्क्वायर फीट इनका इंप्रूव हुआ है 200 रुपीज़ से, बिकॉज इन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी कह रही है आगे भी स्कोप है इसका और ये इंप्रूव हो सकता है। पैट मार्जिन का इनका गाइडेंस है प्री इंडेक्स के बेसिस पे 3 से 4% का, और पोस्ट इंडेक्स के बेसिस पे 2 से 3% का पैट मार्जिन का गाइडेंस है। ग्रोथ का गाइडेंस सेम है 20 से 25% का। और कंपनी कह रही है इबिट्टा मार्जिन अगर आप हमारा देखोगे तो स्टोर लेवल इबिट्टा मार्जिन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, वो तो एक्चुअली इंप्रूव हुआ है। ये जो हमने नए वेयर हाउसेस ओपन किए हैं, नए एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, नए टेक्नोलॉजी पे जो इन्वेस्टमेंट किया है SAP वगैरह पे, उसकी वजह से हमारा इबिट्टा मार्जिन थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है। क्योंकि जो कॉर्पोरेट एक्सपेंस होता है एक रिटेल बिजनेस का, वो उसके रेवेन्यू का 5% होता है इन जनरल। अगर हम बात करें इंडस्ट्री के ट्रेंड का, इनका जो कॉर्पोरेट एक्सपेंस है इस साल वो 5.7% हो गया है। तो जो 0.7% इंक्रीज हुआ है इनका कॉर्पोरेट एक्सपेंस पे, उससे इनके मार्जिन्स वगैरह पे इंपैक्ट पड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन ये वन टाइम है, तो कंपनी कह रही है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आपको ये दिखेगा कि नॉर्मलाइज हो जाएगा। और क्योंकि हमारा ग्रोथ बढ़ता जाएगा तो एक्चुअली में हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का चांस है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। देन इनको गाइडेंस पे बहुत पूछा गया है इस पूरे कॉन कॉल में, बिकॉज सेंस भी बनता है। आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में इन्होंने अपने गाइडेंस को इंक्रीज किया 25 से 30% और एक्चुअली में 38% अचीव किया। लेकिन अब मैनेजमेंट जो है वो गाइडेंस 20-25% का दे रही है। हालांकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपने गाइडेंस को ये कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने इस चीज़ को डिनाई किया है कि हमने कॉन्शियसली ऐसा नहीं है कि हमने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया हो, हमने वो गाइडेंस दिया है जो हमको लगता है कि हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब ऑफकोर्स हमारा एफर्ट रहेगा कि इसको हम ओवर अचीव करें, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि जानबूझ के हम कंजर्वेटिव देंगे और फिर उसके बाद हम पॉजिटिव सरप्राइज करेंगे, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है। हमारा मानना है कि ये 20-25% का ग्रोथ गाइडेंस हम अचीव कर सकते हैं, बिकॉज हमारा स्टोर एक्सपेंशन इस बार कम हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो 40 से 50 स्टोर ओपन करेंगे तो 20% का स्टोर एक्सपेंशन होता है, तो उसके बेसिस पे हमारा मानना है 20-25% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अचीवेबल है FY 26 के अंदर। देन इनका स्टोर का साइज अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है,
मैनेजमेंट कह रही है कि ये ऐसा कुछ कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं हम। क्या होता है कि मेट्रो सिटीज़ में जब आप जाते हो स्टोर लेने के लिए, स्टोर एक्सपैंड करते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बड़े साइज़ का स्टोर वैसे भी मिलता नहीं है इन जनरल। और जब हम टियर 3 टियर 4 सिटी के अंदर अपना स्टोर एक्सपैंड करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा इस स्टोर से रेवेन्यू कम आएगा तो हम लैंडलॉर्ड से थोड़ा सा नेगोशिएट करते हैं कि वो हमको जो स्टोर का साइज़ है वो कम दे। मतलब रैदर देन कि हमको वो पूरा बिल्डिंग दे दे, हम उसके साथ में नेगोशिएट करते हैं कि हमको ये एक पर्टिकुलर स्टोर चाहिए जिससे हमारा जो स्टोर का साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छे से निकल के आती है वहाँ पे। मार्केट शेयर ये कंपनी गेन कर रही है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज जो इनके फोकस स्टेट्स हैं, कोर स्टेट्स कौन सा है इनका, कोलकाता हो गया आपका, वेस्ट बंगाल वगैरह, आसाम हो गया, ये इनके कोर स्टेट्स हैं जहाँ पे कंपनी का ऑलरेडी काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है। फोकस स्टेट्स है इस कंपनी के लिए यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे इनके फोकस स्टेट्स हैं। सो कंपनी कह रही है अगर आप हमारा एसएसजी देखोगे फोकस स्टेट्स के अंदर तो 20% है, कोर स्टेट्स के अंदर 11-12% है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो हम गेन कर रहे हैं अपने फोकस स्टेट्स के अंदर, यानी न्यू स्टेट्स में हमारा पकड़ अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। देन इस बार इनका अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे इवन प्री इंडेक्स के बेसिस पे भी तो इतना कुछ खास ग्रोथ दिखता नहीं है, सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट आया है। लास्ट ईयर जो था वो लॉस था इनका 4th क्वार्टर में, जबकि ईद प्रीपोन हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो उसमें इनका कहना है कि जनवरी में, ये एक्चुअली V2 रिटेल के साथ में भी हुआ है, उनके कॉन कॉल में भी हम डिस्कस करेंगे। सो जनवरी में जनरली क्या होता है, जो एंड ऑफ सीजन सेल का डिस्काउंट आप देते हो वो 2nd वीक से देते हो। इस बार क्योंकि विंटर काफ़ी लेट आया, विंटर बहुत जल्दी चला गया एक्चुअली, तो इनको जनवरी के 1st वीक से ही ये एंड ऑफ सीजन सेल स्टार्ट करना पड़ा, डिस्काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ा, बिकॉज ये जो कंपनीज हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो विंटर वाला जो कलेक्शन है उसको वो काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करे, बिकॉज वो रेवेन्यू लॉस भी कर देता है आगे चल के। तो डिस्काउंटिंग इनको ज़्यादा करना पड़ा जनवरी में, जिसकी वजह से ये कंपनी का जनवरी में तो पूरा लॉस गया। मतलब ओवरऑल ग्रुप लेवल पे देखोगे तो जनवरी में लॉस में थी कंपनी, बिकॉज आपका ईद प्रीपोन हो गया तो मार्च में सेल्स अच्छा आया, इसीलिए प्री इंडेक्स लेवल पे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। तो इसलिए इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। बाकी अगर हम देखें तो डेट वगैरह का नंबर इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, 166 करोड़ का डेट है। हालांकि आईपीओ भी सितंबर में ही आया था कंपनी का, उस टाइम पे इतना डेट नहीं था। तो मैनेजमेंट कह रही है उस टाइम पे क्योंकि फंड हमने रेज किया था, हमारे पास कैश अवेलेबल था, तो उसको हमने यूज़ किया। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखोगे तो हमने पहले गाइडेंस दिया था 30-35 स्टोर्स का, अब हमने एक्चुअली में ओपन किया है 52 स्टोर्स। तो ये जो ओवर अचीव किया है हमने हमारे गाइडेंस को, उसके लिए हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमारा बैंक बोरोइंग बढ़ गया। अब एक तो इनका ये जो 166 करोड़ का डेट है, इसमें से 122 करोड़ बैंक बोरोइंग है, बाकी 44 करोड़ बिल डिस्काउंटिंग है। मैनेजमेंट का कहना है कि इस साल इस पूरे डेट को ये 120 करोड़ तक कर देंगे, जिसमें से बैंक बोरोइंग 120 से 80 करोड़ हो जाएगा और बिल डिस्काउंटिंग सेम रहेगा 40-44 करोड़ के बीच में। तो ये गाइडेंस अच्छा है, डेट रिडक्शन का इन्होंने गाइडेंस दिया है। नेक्स्ट ईयर जो 40-50 स्टोर इनको ओपन करना है। अब इनका स्टोर लेवल कैपेक्स कैसा होता है ये भी इंटरेस्टिंग है समझना। इनका एक स्टोर ओपन करने में 2.25 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लगता है, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री को इंक्लूड करके। सो नेक्स्ट ईयर इनको 40 से 50 स्टोर ओपन करना है, यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो 80 से 100 करोड़ का इनको कैपेक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इन FY26। अभी इसमें से 47 करोड़ का तो इनको इंश्योरेंस से क्लेम आएगा, तो वहाँ से कंपनी यूज़ करेगी। बाकी इनका इंटरनल एक्रूवल अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट कह रहा है कैश फ्लो हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बार भी हालांकि कैश फ्लो अच्छा था, नेक्स्ट ईयर और इम्प्रूव होगा क्योंकि एफिशिएंसी बिल्डअप होगी कंपनी की। तो वहाँ से कंपनी कह रही है कि इसको हम जो एक्सपेंशन करना है उसको हम फंडिंग कर लेंगे, और जो हमारा गाइडेंस है कि डेट को हम रिड्यूस करेंगे 40-45 करोड़ के आसपास, वो टोटली हम इंटरनल अक्रूवल से करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कैश हमारे पास आएगा उसको हम डेट रिडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। सो ये इनका गाइडेंस वगैरह है। देन प्राइवेट लेबल का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है कि आज 45% रेवेन्यू हमारा प्राइवेट लेबल से आता है, जो हमारे इन हाउस ब्रांड्स हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर इसको हम 65% लेके जाने का टारगेट कर रहे हैं। सो ये पूरा कॉन कॉल वगैरह मेन जो चीज़ें हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। यही ओवरऑल गाइडेंस है कंपनी का। बजाज स्टाइल का रिजल्ट अच्छे रिपोर्ट करें इन्होंने, बट ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी में आपको वैसा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, इवन दो अगर आप इनको प्री इंडेक्स लेवल पे भी कंपेयर करोगे तो। सो ये ओवरऑल नंबर्स हैं। अब इनका डील वाइज अगर आप देखने जाओगे तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट इतना बनता नहीं है, 94-95 का करंट पी है, और बिजनेस का ग्रोथ हालांकि 40-50% जरूर है, लेकिन अर्निंग पे प्रेशर है, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर है।
प्लस पैट मार्जिन इन्होंने अच्छा दिया है FY26 के लिए, लेकिन स्टिल आप ग्रोथ का गाइडेंस देखोगे तो बहुत घटा दिया है इन्होंने। अभी यही कंपनी 38-40% पे ग्रो कर रही है, नेक्स्ट ईयर के लिए 20-25% का गाइडेंस दे रहे हैं। आई मीन ट्रेंड को अगर आप देखोगे जो इतने बड़े बेस पे ऑपरेट कर रहा है, ऑलरेडी लास्ट 3-4 ईयर से 50-60% पे वो ग्रो कर चुका है, अभी भी वो कंपनी बहुत कंफर्टेबली 25-30% पे ग्रो कर रही है। वी मार्ट जो ऑलमोस्ट डबल है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स, अगर आप उसको कंपेयर करोगे बजाज स्टाइल से, वो भी 15% पे ग्रो करने को लेकर के कॉन्फिडेंट है। तो बजाज स्टाइल एक छोटे बेस के ऊपर है, सो आई मीन ग्रोथ गाइडेंस इनका ज़्यादा होना चाहिए था, ग्रोथ एग्जीक्यूशन इनका ज़्यादा होना चाहिए था। हालांकि अभी तक इन्होंने गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे भी अगर गाइडेंस को ये आउट परफॉर्म भी करते हैं तो भी मैक्सिमम कितना ग्रोथ हो जाएगा, 20% से मे बी 30% कर लेगी या 35% कर लेगी। सो वैसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डील या कुछ ऐसा इंटरेस्ट बनता नहीं है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिजनेस में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कई सारे लोगों को मैंने सुना है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इनके मॉडल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं, मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्री इंडेस के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है। पोस्ट इंडेस के बेसिस पे, क्योंकि जो आप आई मीन जब आप इतना बड़ा एक्सपेंशन करते हो तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है इस मॉडल के अंदर, इसीलिए आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर लगता है। हालांकि प्री इंडेस में भी ऑफकोर्स ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, लेकिन ये वन टाइम है, नेक्स्ट ईयर से आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी कंपनी की। मेन जो इशू है वो ग्रोथ का है और हाई वैल्यूएशन का है, जिसकी वजह से कुछ खास इंटरेस्ट अभी बनता नहीं है इस बिजनेस के अंदर। बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे V2 रिटेल के ऊपर। तो इनके तो आई मीन बहुत अच्छे नंबर्स थे, गाइडेंस को उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। कंपनी का अगर आप पूरे साल में ग्रोथ देखोगे तो 62% का टॉप लाइन का ग्रोथ है पूरे FY25 में। बजाज स्टाइल का कितना ग्रोथ था, 38% के आसपास, तो बहुत बड़े मार्जिन से उसको आउट परफॉर्म किया। V2 रिटेल ने भी फर्स्ट टाइम अपना जो रेवेन्यू है वो 1800 करोड़ जो है क्रॉस किया है। ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का रेवेन्यू है, 1888 करोड़ का रेवेन्यू आया कंपनी का FY25 में। देन पैट का नंबर कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे 2.5 टाइम ग्रो किया, यानी 2.5 गुना। 28 करोड़ का पैट था लास्ट ईयर, इस बार 72 करोड़ का पैट आया, तो 159% का ग्रोथ कंपनी का। मार्जिन्स में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट है। आई मीन लास्ट 2 ईयर्स के अंदर आप देखोगे तो V2 रिटेल के मार्जिन्स 40% इंप्रूव हो गए हैं, 10% से 14%। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की प्राइसिंग बढ़ी है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू इंप्रूव हुआ है, कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से मार्जिन्स में इतना सॉलिड अपटिक आया है। देन SSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है रिटेल कंपनीज के लिए, इस कंपनी का SSG 29% है FY25 के अंदर। बजाज स्टाइल का कितना था, 13%। तो उसको और मतलब 2 टाइम से भी ज़्यादा के मैट्रिक से इन्होंने आउट परफॉर्म किया बजाज स्टाइल को। जबकि स्टोर साइज काउंट अगर आप देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 189 स्टोर V2 रिटेल के हैं, 214 स्टोर बजाज स्टाइल के, तो कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। स्टिल SSG के नंबर्स में इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है इन्होंने। देन वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा है, 43%। और इनका MRP के ऊपर जो सेल्स है वो पूरे साल में 89% आया है। लास्ट ईयर ये नंबर 87% था। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्काउंट देकर के सेल्स दिखा दिया, मैंने MRP पे माल बेचा है ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद मेरा ऐसा ग्रोथ आया है। तो रेवेन्यू की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है कंपनी की। ROE इनका 23% हो गया है। अब वही जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि कोई इस बिज़नेस को अगर 1-2 साल पहले देखता जब इसका ROE 5% था, 8-10% था, तो बहुत ख़राब बिजनेस देख करके इसको इग्नोर कर देता सिर्फ ROE के बेसिस पे। बट अगर आप बिजनेस का आउटलुक देखते हो, आपको पता है बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आज आप यहाँ पे मतलब पहुँच सकते थे बिजनेस की जर्नी में, जहाँ पे इसका ROE 10% से 23% तक पहुँच चुका है। इन्होंने टोटल 74 स्टोर्स ओपन किए पूरे साल के अंदर। गाइडेंस इनका भी कम था पहले का, आई थिंक 55-60 का था, बट इवेंचुअली 74 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए। और जब तक ये कॉन कॉल हुआ है, आई थिंक 2 वीक्स पहले ये कॉन कॉल हुआ है, तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टोर उस टाइम पे 207 थे, 200 स्टोर्स ये क्रॉस कर चुके थे। देन स्टोर लेवल प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की। मैनेजमेंट कह रहा है कि आज के टाइम पे हमारा कोई भी जो नया स्टोर है वो फर्स्ट मंथ के अंदर ही ब्रेक इवन कर लेता है। क्यों? बिकॉज सेल्स पर स्क्वायर फीट इनका बहुत इंप्रूव हुआ है। 1017 रुपीज़ का सेल्स पर स्क्वायर फीट है, और ये आई मीन 2 ईयर्स पहले इस मैनेजमेंट का एस्पिरेशन होता था कि हमारा सेल्स पर स्क्वायर फीट 1000 रुपीज़ तक हमको लेके जाना है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर, जो उन्होंने 2 ईयर्स के अंदर कर दिया है। अब इनका एस्पिरेशन है कि इसको 1200 रुपीज़ तक लेके जाना है, और उसके बाद इनका टारगेट है कि 1500 रुपीज़ तक लेकर के जाना है। मतलब ये आपको क्या दिखा रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ को लेकर के कंसिस्टेंटली एक तरीके से एग्रेसिव है। ये नहीं कि इतना बड़ा ग्रोथ कर लिया तो ठीक है, अब ग्रोथ गाइडेंस को घटा देते हैं या इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। कंसिस्टेंटली जो भूख है, जो हंगर होना चाहिए एक मैनेजमेंट के अंदर, वो इनमें दिखता है।
1000 से 1200, 1200 से 1500 का इनका टारगेट है नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर। देन प्राइवेट लेबल जो बजाज स्टाइल के बिजनेस में 45% कंट्रीब्यूट करता है, इनके बिजनेस में 85% जो रेवेन्यू है वो प्राइवेट लेबल से आता है, मतलब कंपनी के जो खुद के इन हाउस ब्रांड्स हैं, यानी इन्होंने वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दी हुई है लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर जो बजाज स्टाइल अभी कर रहा है। प्लस इनके जो ऑन डिज़ाइन प्रोडक्ट हैं, यानी जो कंपनी खुद से डिज़ाइन करती है, इनकी डिज़ाइनिंग टीम है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, R&D टीम है, सो 35 से 40% जो रेवेन्यू है वो ऑन डिज़ाइन प्रोडक्ट से आता है। अब जितना ज़्यादा रेवेन्यू आपके खुद के डिज़ाइन किए हुए प्रोडक्ट से आएगा, उतना ज़्यादा आपका प्राइस, उतना अच्छा आपका प्राइसिंग हो जाएगा, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा एंड ऑफकोर्स मार्जिन भी बढ़ेगा। तो कंपनी कह रही है कि अब हमारा टारगेट है ऑन डिज़ाइन, जो हम मतलब खुद के जो हमारे डिज़ाइन किए हुए प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू अभी 35-40% है। 2026 के समर तक इसको 60% तक लेकर के जाना है और 2027 तक इसको हमको 80% तक लेकर के जाना है। तो इसका भी गाइडेंस काफ़ी एग्रेसिव दिया है कंपनी ने। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई है कंपनी की। सो पहले इनके स्टोर्स में मोर देन 1 ईयर ओल्ड जो इन्वेंट्री होती है वो 18% होती थी, अब वो 5% है। सो कंसिस्टेंटली कंपनी उस चीज़ पे फोकस कर रही है कि जो ओल्डर इन्वेंट्री है उसको चर्न जल्दी किया जाए, मे बी ज़्यादा डिस्काउंट देके उसको चर्न किया जाए, लेकिन फ्रेश इन्वेंट्री पे फोकस किया जाए, न्यू डिज़ाइंस, न्यू कलेक्शंस के ऊपर फोकस किया जाए। इनका क्या गाइडेंस है FY26 के लिए? सो कंपनी कह रही है कि रेवेन्यू टर्म्स में 45 से 50% का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं इन FY26। नाउ ये लास्ट 2-3 ईयर से कंसिस्टेंटली बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं। इन्होंने 18-20% का ग्रोथ दिखाया, फिर 31% का ग्रोथ दिखाया, फिर 35% का ग्रोथ दिखाया, इस साल 62% का ग्रोथ दिखाया, और अब इतने बड़े हाई बेस पे भी कंपनी फिर से 45-50% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है। तो आई मीन कंसिस्टेंटली आप देखो तो बहुत हाई पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है और आगे का आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। SSG का गाइडेंस इनका 8 से 10% का है। ऑफकोर्स ये कम हुआ है लेकिन बेस बहुत बढ़ गया है। पहले SSG कंपनी का 31% था, इस साल SSG 29% आया और अभी गाइडेंस इन्होंने 8 से 10% का दिया है। मार्जिन्स कंपनी कह रही है प्री इंड लेवल पे थोड़ा सा ऑफकोर्स इंप्रूव हो सकता है, 8 से 9% के बीच का इनका EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है, यानी प्रॉफिट का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हाई पेस पे ग्रो करने का चांस है। बाकी मेन फोकस इसी चीज़ पे रहेगा कि स्टोर एक्सपैंड किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी रखा जाए, सिर्फ नंबर को चेंज नहीं करना है कि ग्रोथ दिखाना है या नंबर ऑफ स्टोर्स को एक्सपैंड करना है, मेक श्योर करना है कि हर एक स्टोर जो है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए हमारा। पहले कुछ टाइम तक आप देखोगे तो V2 रिटेल का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो हर एक क्वार्टर में पॉजिटिव नहीं होता था क्योंकि सीजनैलिटी की वजह से बिजनेस छोटा था, तो कुछ 1-2 ऐसे क्वार्टर्स होते थे जहां पे इनका पैट जो है वो लॉस में होता था। लेकिन मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि FY26 में सारे क्वार्टर्स जो है हमारे वो पैट पॉजिटिव होंगे, बिकॉज वो स्केल हमने अब अचीव कर लिया आज के टाइम पे। और पैट मार्जिन का गाइडेंस भी कंपनी प्री इंडेक्स बेसिस पे अगेन 4 से 5% का दे रही है। स्टोर ओपनिंग का टारगेट क्या है? तो 100 स्टोर ओपन करने का इनका टारगेट है FY26 में और नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए भी। सो इस साल इन्होंने 74 स्टोर ओपन किए हैं 115 स्टोर्स के ऊपर, तो स्टोर एक्सपेंशन रेट कितना हुआ? ऑलमोस्ट 62-63%। अगले साल के लिए कंपनी गाइडेंस दे रहा है 100 स्टोर का ऑन अ बेस ऑफ 189 स्टोर्स, तो कितना हो गया एक्सपेंशन रेट? 52-53%, यानी सिर्फ आपके स्टोर जो है वही 52-53% से एक्सपैंड हो रहे हैं। अब उसके ऊपर से आपका SSG भी आएगा, तो बहुत हाई चांस है कि ये 45-50% का जो उन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है रेवेन्यू का, उसको ये कंपनी बहुत आराम से ओवर अचीव कर सकती है, बीट कर सकती है, कंसिडरिंग डिमांड इन्वायरमेंट ऐसा ही रहे, मतलब उसमें कुछ बहुत खराब नहीं होना चाहिए, तब बहुत आराम से कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस ओवर अचीव हो सकता है। अच्छी चीज़ क्या है कि ये पूरा एक्सपेंशन जो है वो मैनेजमेंट कह रहा है इंटरनल अक्रूवल से होगा, एक्सटर्नल फंडिंग की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझनी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट का कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो सिर्फ आपको वर्ड नहीं, वो आपको फील दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है अपने मॉडल को लेकर के। तो इनकी मैनेजमेंट क्या कह रही है कि इंटरनल फंड अक्रूवल से हम इस एक्सपेंशन को कर लेंगे, बट इन केस अगर डिमांड बहुत अच्छा आया हमारे स्टोर्स के अंदर, जो हम नए स्टोर्स ओपन करने वाले हैं, तब हमको ऑफकोर्स उस डिमांड को केटर करने के लिए और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर ओपन करना पड़ेगा, एंड देन मे बी हमको थोड़ा एक्सटर्नल फंडिंग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और हम इक्विटी रेज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ऑन ग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रैक्शन अभी ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड उसके बेसिस पे वो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा डिमांड ट्रेंड रहा
और हमको ज़्यादा स्टोर ओपन करना पड़ा, तब हम एक्सटर्नल फंडिंग की तरफ देखेंगे। तो आई मीन ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो आपको देख करके, सुन करके आप फील कर सकते हो कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है अपने मॉडल को लेकर के। नाउ ऑफ कोर्स ऐसा ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, और कंपनी में भी हो सकता है 100 स्टोर भी ना ओपन कर पाए, डिमांड में कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हो जाए। लेकिन आज के बेसिस पे अगर मैं देखूं और पूरी इंडस्ट्री में अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो मुझे ये क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के। तो मुझे जो डिसीजन लेना है वो ऑफकोर्स उसके बेसिस पे लेना है। मुझे ये नहीं देखना कि वो होगा नहीं होगा, वो तो मुझे ट्रैक करके पता चलेगा, लेकिन मुझे देखना है कि आज कौन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और किसके नंबर्स, किसका एग्जीक्यूशन सबसे अच्छा है। सो वहाँ पे वो चीज़ हमको क्लियरली इनके मैनेजमेंट से नज़र आ रही है। देन एसएसजी का रीजन ऑफकोर्स इन्होंने यही बताया कि बेस अब बढ़ चुका है, तो इतना हाई एसएसजी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 8 to 10% का गाइडेंस है। इनका जो सीईओ चेंज हुए थे अभी रिसेंटली, तो आकाश अग्रवाल अब इस कंपनी के करंटली एमडी एंड सीईओ हैं, और ये लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी है इस कंपनी का। जो वो र्यूमर्स वगैरह थे वो अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं। हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था कि ऐसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं लगता, बिकॉज वो जो पुराने सीईओ थे वो एक्टिवली इस कंपनी के कॉन कॉल में भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और मेजरली भी V2 रिटेल के मॉडल को जो पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, टर्न अराउंड किया है जो बिजनेस को, वो आकाश अग्रवाल और जो इनके फादर हैं रामचंद्र अग्रवाल आई थिंक, उन्होंने इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव किया है। तो ये की पर्सन्स हैं जो इस बिजनेस को लीड कर रहे हैं, एंड अभी भी एमडी सीईओ का रोल अब आगे से वही लीड करेंगे। देन इनका भी सेल्स पर स्क्वायर फीट काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, इसीलिए इनका वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव हुआ है। तो कंपनी कह रही है इसमें अभी और स्कोप है वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव करने का, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि इन्होंने सेल्स पर स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 50% से इंक्रीज कर दिया लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। इसका मतलब क्या है कि सेम स्पेस के अंदर आप ज़्यादा सेल कर पा रहे हो, ज़्यादा इन्वेंट्री आपका चर्न हो रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर आपका बढ़ गया है बेसिकली, जिसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गया है। दूसरा चीज़ इन्होंने, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि जो इनके वेंडर्स हैं उनको इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है, एजुकेशन दिया है, उनको टूल्स वगैरह दिए हैं। तो पहले इनके वेंडर से जो इनको ऑर्डर आता था वो सिर्फ 30% ऑर्डर ही टाइम पे आता था, 30-40%। आज के टाइम पे 70-75-80% जो ऑर्डर्स हैं इनके वेंडर्स की तरफ से वो टाइम पे आता है। तो इसकी वजह से V2 रिटेल को पहले अपने वेयर हाउसेस में 30 डेज का इन्वेंट्री होल्ड करके रखना पड़ता था। आज के टाइम पे वो नंबर 30 डेज से 10 डेज और कम हो गया है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी बिजनेस की बड़ी है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि आज हमारा जो ओवरऑल इन्वेंट्री डेज आप देख रहे हो आई थिंक 90 डेज के आसपास है, इसको हम और फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 75 से 80 डेज तक ही जाएगा। क्यों? बिकॉज कंपनी कह रही है कि हम वो सिचुएशन नहीं चाहते जस्ट बिकॉज हमको वर्किंग कैपिटल और अपना अच्छा शो करना है, उसकी वजह से हम ऐसा सिचुएशन नहीं चाहते कि हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाए। सो 10 डेज का इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ा रहेगा हमारे स्टोर में, ये हमको इतना ज़्यादा पेन नहीं करेगा। अगर हम अगर हम उसके कंपैरिजन में रेवेन्यू लॉस कर देंगे, वो ज़्यादा पेनफुल होगा हमारे लिए। तो इसीलिए इन्वेंट्री और इंप्रूव हो जाएगा, 75-80 डेज तक आएगा, लेकिन उससे और मैक्सिमम स्कोप नहीं है उसको इंप्रूव करने का, बिकॉज उसके बाद हम एक अच्छे सिचुएशन में होंगे जिसको हम जहाँ से हम इसको सस्टेन रख सकते हैं। देन ये 50% का ग्रोथ लेकर के मैनेजमेंट क्यों कॉन्फिडेंट है? तो इनका कहना है कि एक तो ऑफकोर्स एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, अंडर पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया में अभी भी कोई भी ऐसा पैन इंडिया लेवल का फैशन रिटेलर नहीं है। तो ये सारे लीवर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा स्कोप देते हैं हमको और बाकी सारे प्लेयर्स को ग्रो करने के लिए, एंड उसके साथ में ऑफकोर्स हमारा बेस भी छोटा है, तो वो भी एक हमारे लिए एडवांटेज है। और अगर चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट हुई, तो अगेन यहाँ पे भी ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट हुई तो एक्चुअली में हम 50-60% पे भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब गाइडेंस है 45-50% का, लेकिन अगर अच्छे से एग्जीक्यूशन हुआ, डिमांड वगैरह सब कुछ अच्छा रहा, तो मे बी 50 से 60% का नंबर भी हम अचीव कर सकते हैं। देन कंपनी कह रही है कि अभी तक अगर आप डिमांड देखोगे Q1 में, तो ऑफकोर्स हालांकि जो आपका ईद है वो Q4 से Q1 में शिफ्ट हुआ है इस बार, तो उसका एक एडवांटेज हमको मिला है 4th क्वार्टर में, लेकिन स्टिल Q1 का अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है, और ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं देख रहे हैं हम हमारे Q1 के नंबर में। जो हमारा ओवरऑल गाइडेंस है उसी के अकॉर्डिंग हमारा नंबर आएगा। ये चीज़ एक्चुअली अगर आप बजाज स्टाइल के कॉन कॉल में देखोगे, हमने आई थिंक वो वाला पॉइंट मिस कर दिया। उन्होंने बोला था अपने कॉन कॉल में कि क्योंकि ईद प्रीपोन हो गया है, तो बेस इफेक्ट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। वही रीज़न है क्योंकि वो कंसंट्रेशन है, उनका प्रेजेंस है कोलकाता और आसाम के अंदर, सो इस वजह से Q1 में उनका मे भी वैसा ग्रोथ ना दिखे जैसा लास्ट ईयर देखने को मिला था। लेकिन V2 रिटेल कह रहा है कि गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस आएगा। क्यों? बिकॉज ये डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, इनके आई थिंक 20 स्टेट्स के अंदर इनकी प्रेजेंस है, तो ये यहाँ पे इनको हेल्प करेगा। जैसे
हाउसिंग फाइनेंस में हम इंडिया शेल्टर को देखते हैं कि क्योंकि कंपनी 15, 16, 17 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता कि कहाँ पे फ्लड आ रहा है, कहाँ पे ओवर लेवरेजिंग हो रही है, कहाँ पे कर्जा मुक्ति आंदोलन चल रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसने इंडिया शेल्टर को इतना इम्पैक्ट नहीं किया है। तो वही कहीं पे डाइवर्सिफिकेशन का आपको बेनिफिट होता है, कहीं पे आपको कॉन्सेंट्रेशन का बेनिफिट होता है। सो इस कंपनी को उसका एडवांटेज मिलेगा अभी। देन इबिटा मार्जिन ऑफ कोर्स कंपनी कह रही है कि 8% है हमारा, लेकिन 100% के आसपास और 100 बेसिस पॉइंट के आसपास और इम्प्रूव हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। एक और चीज़ अच्छी क्या है वी2 रिटेल के लिए कि इस कंपनी के जो नए स्टोर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है। पहले इस कंपनी के जो नए स्टोर्स होते थे उनका जो सेल्स है, सेल्स पर स्क्वायर फीट, वो इनके पुराने स्टोर्स के कंपैरिजन में 40% कम होता था। फॉर एग्जांपल, अगर इनके पुराने स्टोर्स का सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो 1000 रुपीज़ है, तो नए स्टोर का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट था वो 600-650 रुपीज़ के आसपास था। आज के टाइम पे वो जो गैप है वो सिर्फ 25-26% का रह गया है। मतलब कंपनी के जो नए स्टोर्स हैं उनका सेल्स पर स्क्वायर फीट 750 से 800 रुपीज़ तक हो गया है। इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसी की वजह से मैनेजमेंट कह रहा है कि फर्स्ट मंथ के अंदर ही हमारा जो स्टोर है वो ब्रेक इवन हो जाता है। तो ओवरऑल नए स्टोर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है कंपनी के लिए। देन जो जितने भी नए स्टेट्स के अंदर इन्होंने एंटर किया है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान वगैरह, इन सब में कंपनी कह रही है कि हमारा जो वैसे तो हमारे लिए नए स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी सेल्स पर स्क्वायर फीट हमारा सेम वैसा ही है जैसे किसी और दूसरे स्टेट के अंदर हम नया स्टोर ओपन करते हैं। तो कोई ऐसा डिसएडवांटेज हमको देखने को नहीं मिला है कि हमने नए स्टेट के अंदर एंटर किया है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है ब्रांड डेवलप होने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट मंथ से ही हमारा वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और एक और चीज़ क्या है कि नए स्टेट में एंटर करने के बाद भी कंपनी कह रही है कि कॉस्ट में कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे इन्होंने पंजाब में एंटर किया है तो पंजाब और राजस्थान का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो सेम है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने एंटर किया है तो कर्नाटका में कंपनी पहले से प्रेजेंट है। तो कंपनी कह रही है कि साउथ में कर्नाटका का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसको हम लेवरेज कर रहे हैं आंध्रा के अंदर प्लस और बाकी स्टेट्स के अंदर। सो कॉस्ट में ओवरऑल ऐसा कोई खास इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला है हमको। देन एसएसजी का ग्रोथ अगेन वही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बेस उसका हाई हो चुका है। पॉइंट आता है आपका कि वी2 रिटेल क्यों इतना कंसिस्टेंटली इतने हाई बेस पे ग्रो कर पा रहा है, वही जो हमने डिस्कस किया 30%, 35%, अभी 62%, और अब कंपनी बोल रही है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स तक 40-50% पे आराम से ग्रो कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमारा नाम है, ब्रांड है वी2, वैल्यू और वेराइटी, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। वैल्यू मतलब क्या कि जो आपके फैशन प्रोडक्ट्स हैं वो हम अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको ऑफर कर रहे हैं। वैरायटी मतलब क्या कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे फैशन प्रोडक्ट है लेकिन उसके अंदर ऐसी वैरायटीज़ है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी कह रही है ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा सेल्स पर स्क्वायर फीट हमारा जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है उससे भी 25 से 30% हमारा ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है और हमारे पास एक एज है। इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि अगर हम सेम चीज़ करते जाते हैं आने वाले टाइम में भी बिना अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट किए तो हम बहुत ईजिली 40-50% पे ग्रो कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर भी। देन इनका एक सब्सिडरी है, मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी है। इन्होंने उसको इसलिए बनाया था कि वेंडर के साथ में नेगोशिएशन में इनको हेल्प हो, बिकॉज जब आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है तो आपको आइडिया होता है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितना है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना है, टर्न अराउंड टाइम कितना लगता है। तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो वेंडर्स के साथ में, वो आपसे ज़्यादा मार्जिन चार्ज नहीं कर सकता। तो उसके लिए इन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाया था। कंपनी कह रही है हमको इससे 6 से 7% का बेनिफिट मिलता है ग्रॉस मार्जिन के ऊपर। सो कंपनी कह रही है ऐसा नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है हमारा इससे हम खुद के बिजनेस के लिए यूज करेंगे, नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वेंडर यानी थर्ड पार्टी, आप एक और क्या बोलते हैं उसको, आउटसोर्सिंग जो आप करते हो वही ज़्यादा बेनिफिशियल है इस मॉडल के लिए। ये सिर्फ हमने प्राइस नेगोशिएशन के लिए बनाया था। और अभी जो इनके ये मशीन्स वगैरह हैं इस फैक्ट्री के अंदर वो अपने वेंडर्स को दे रहे हैं, उन वेंडर्स को जहाँ से कंपनी ज़्यादा और आइटम परचेज कर रही है। देन इनका अगर आप स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी देखोगे तो इनका और बजाज स्टाइल का दोनों का सेम है। इनके 70% जो स्टोर्स हैं वो उन एरियाज़ में आएंगे जहाँ पे इनके ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एक तरीके से आप कोर मार्केट बोल सकते हो। और 20 से 30% स्टोर्स जो हैं वो उन एरियाज़ में आएंगे जो न्यू मार्केट है, न्यू जोग्राफी है। दोनों का सेम स्ट्रैटेजी रहने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इनका जो पुराना ब्रांड था विशाल मेगा मार्ट, उनको इन्होंने सेल किया था 2011 में। सो क्या वो लर्निंग्स थी जो इन्होंने यहाँ पे अप्लाई करी और वी2 रिटेल में आगे चल के वो केस हमको नहीं देखने को मिलेगा। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि वी2 रिटेल का सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है।
विशाल में हमारा जो इबिट्टा मार्जिन है वो कभी भी 8% नहीं था, हमारा जो ROE है वो कभी भी 23% नहीं था, हमारा सेल्स पर स्क्वायर फीट वहाँ पे 500 से भी कम था, यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा है, डबल का डिफरेंस है। हम वहाँ पे जितने भी स्टोर ओपन करते थे वो मोस्टली एक्सटर्नल फंडिंग पे करते थे। यहाँ पे हमने इस साल 74 स्टोर ओपन किए हैं, इंटरनल एक्रूवल से किया है। अगले साल 100 स्टोर ओपन करेंगे, वो भी इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, तो एक्सटर्नल फंडिंग की हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्लस हमने सबसे बड़ी लर्निंग ली है कि स्टोर लेवल इबिट्टा पे हमको काम करना है, यानी आज के टाइम पे हमारा एक भी ऐसा स्टोर नहीं है V2 रिटेल का जो 1 साल से पुराना हो और लॉस में हो। हर एक स्टोर जो है इबिट्टा लेवल पे पॉजिटिव है। तो ये एक चीज़ हमने फोकस रखा है कि स्टोर लेवल इबिट्टा हमको सबका पॉजिटिव करना है, उसके बाद हमको एक्सपेंशन पे जाना है। सिर्फ नंबर शो करने के लिए हमको ग्रो नहीं करना है, प्रॉफिटेबिलिटी लेके आनी है, कैश फ्लो दिखाना है, उसके बाद हमको ग्रो करना है। तो ये सारी चीज़ों पर कंपनी ने फोकस किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बाकी अगेन कंपनी वही कॉन्फिडेंट है कि इंटरनल एक्रूवल से ये सारी फंडिंग कर लेगी। एक्चुअली इनका अगर आप इबिट्टा टू CFO कन्वर्जन देखोगे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 80-90% जो इनका इबिट्टा है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है, और डेट बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब 360 करोड़ की इक्विटी है, एंड डेट तो आई थिंक इनका 121-122 करोड़ का है, बजाज स्टाइल से भी कम है, और उसमें भी बड़ा पार्ट इनका भी बिल डिस्काउंटिंग का है, 60-70 करोड़ आई थिंक। तो डेट बहुत नेग्लिजिबल है कंपनी का, एंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है इंटरनल एक्रूवल से इस ग्रोथ को ये फंड कर लेंगे, एक्सपेंशन को ये फंड कर लेंगे। लास्टली ROE पे इनका कहना है कि ऑलरेडी 23% तक पहुंच चुका है, एंड मैक्सिमम हमारा मानना है 23 से 25% के रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा आगे का स्कोप है नहीं। लेकिन इतना हाई ग्रोथ और 23-25% का ROE आई मीन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो मैनेजमेंट कह रहा है इसको हम सस्टेन रखना चाहते हैं आने वाले टाइम के अंदर। लास्टली अगर हम देखें तो हाँ, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ऑलमोस्ट। सो यही है, इन्वेंट्री डेज भी हमने हाँ इन्वेंट्री डेज भी डिस्कस कर लिया है। पैट मार्जिन का वही सेम 4 से 5% का पैट मार्जिन का गाइडेंस है प्री एंड एस बेसिस के ऊपर। तो ये पूरा कॉनकॉल वाला पार्ट था V2 रिटेल का। नंबर्स बहुत अच्छे रिपोर्ट करें इन्होंने। कॉनकॉल का सबसे मेन हाईलाइट क्या है, आई मीन मेरे लिए तो ये है कि मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है, वो जो 2 पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया कि अगर डिमांड ट्रैक्शन अच्छा रहा तो मे बी हम ज़्यादा स्टोर ओपन कर सकते हैं, एंड अगर जैसा डिमांड ट्रेंड अभी हमको लग रहा है एग्जीक्यूशन भी वैसा रहा तो मे बी हमारा ग्रोथ 50-60% तक जा सकता है। ये 2 चीज़ें अपने आप में एक बिजनेस का, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। और इसके साथ में रेवेन्यू गाइडेंस 45-50%, मार्जिन में और इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो अभी आप इनका करंट PE देखोगे तो अराउंड 85-87 के आसपास है, लेकिन जैसा इनका गाइडेंस है उसके बेसिस पे अगर हम इनका फॉरवर्ड PE देखें तो 55 का PE दिखता है। अब 55 का PE है और अर्निंग ग्रोथ ऑलमोस्ट कंपनी का 50-60% पे आ रहा है, तो जो पैग रेशियो है वो 1 के आसपास बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैग रेशियो आपका किसी स्टॉक का मे बी 0.5 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, लेकिन अगर उस बिजनेस का ग्रोथ इतना हाई है 50-60% और पैग रेशियो इवन 1 का है, 1.5 का भी है, तो भी वो बहुत अच्छा डील बन जाता है, कंसिडरिंग वैसा परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, जो कि हमको ऑफकोर्स आगे ट्रैक करते रहना है। बाकी सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही है, ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, एंड आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।